नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक तरफ दिल्ली में राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की भी मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। एक तरफ दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने निवास पर पार्टी के सांसदों, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच एनसीपी पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, राज ठाकरे अगर इंडिया ब्लॉक में आते हैं तो उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी सच्चाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो अमित शाह से राज ठाकरे ने मुलाकात की है। ये मुलाकात मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ भूचाल लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। एक तरफ चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, तो वहीं उनके चाचा की अनदेखी कर दी गई। इससे नाराज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उनके साथ नाइंसाफी हुई। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को भी 1 सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं और आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा क्या महागठबंधन में पशुपति पारस की एंट्री होती है और सीट शेयरिंग का जो मुद्दा एनडीए में था, क्या महागठबंधन में उनके लिए सॉल्व हो पाता है, उन्हें वो सीटें मिल पाती है जिसकी वो मांग कर रहे हैं। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, एनडीए में उनके साथ नाइंसाफी हुई, अब वो तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात की रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय जी। सर, आखिरकार केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया पशुपति पारस जी ने। आखिरकार मतलब लगातार जिस तरह से बातें चल रही, इट इज वेरी हैवी हार्ट कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ऑनरेबल पीएम, इसमें कोई शक नहीं है। बट जिस तरीके से कल गठबंधन की सीटें दी गई है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कार्यकर्ता साथ में नहीं रहेगा, तो जब पॉलिटिकल पार्टी में एमपी बनते हैं तभी ना मंत्री बनते हैं। जब एमपी नहीं रहेगा, लड़ेगा ही नहीं, तो कहां से क्या बनेगा। तो इसलिए
There is nothing like that, nothing personal, but it is politics, and we have to see our survival. तो survival में पार्टी को लड़ाना बहुत जरूरी है. अब नाराजगी है या खुशी है, that has no meaning now. नाराजगी किससे? मोदी जी से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है या चिराग पासवान से नाराजगी? नहीं, किससे नाराजगी किस बात की? अब इलेक्शन लड़ेंगे आपस में एक दूसरे के साथ. राजनीति में कोई नाराजगी थोड़ी होती है, न कोई नाराजगी होती है, न कोई दुश्मनी होती है, न कोई प्यार मोहब्बत होता है. इलेक्शन लड़ते हैं आपस में, जिसको अवाम का, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा वो जीतेंगे. हाजीपुर सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? ऑफकोर्स ही सिटिंग एमपी फ्रॉम दैट. सिटिंग एमपी क्यों अपनी जगह छोड़ देगा? जो सिटिंग जहां से है उसको तो छोड़ने की जरूरत नहीं है. अब दूसरा कोई वहां पर आ जाएगा जो ऑलरेडी कहीं पर 10 साल रहा है, उसका भी सर्वे करें ना. आप सब मीडिया के साथियों से बोलना चाहता हूं, उसके 10 साल का सर्वे करिए, कितना काम किया. चापाकल इलेक्ट्रिकल बल्ब तक किसी को नहीं दिया वहां पर. अब हम उस पर कोर्ट कुश्ती करेंगे. इलेक्शन में जाएंगे, लोगों के बीच में प्रॉपरली जाएंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे. जिस तरीके से हमारे स्वर्गवान से माननीय रामविलास पासवान साहब को आशीर्वाद दिया हाजीपुर ने पिछले 40 साल से, 45 साल से, वो 45 साल में यही नेता माननीय पशुपति पारस जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यही लड़ते थे जमीन पर उनके लिए. तब पासवान साहब पूरा देश घूमते थे. तो ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू कंटेस्ट द इलेक्शन. इन्होंने तो 9 बार पासवान साहब को वहां से जिताया, खुद भी एक बार जीत के आ गए. तो अपने आप को जिताना, या जमुई में भी जो वोटर लिस्ट जाता था वो भी यही देखते थे सब कुछ. तो आई डोंट फील इट इज सच अ डिफिकल्ट थिंग. अब एनडीए से तो अलग हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है तो दूसरा गठबंधन खोजती है. तो क्या महागठबंधन जा सकती है? देखते हैं कहां पर क्या रास्ता खुला रहेगा. रास्ते खुले हैं ऑफकोर्स, अब तो ओपन है. हम तो वेट किए ना. हमने क्लियर कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कल तक मैं कुछ नहीं करूंगा. जब मेरा फाइनल हो जाएगा तब. अब कल तो पूरा रास्ता खुल गया, अब तो वी कैन गो एनीवेयर. क्या इंतजार है एनडीए का भी? नहीं, अब एनडीए ने तो 40 सीटों का अपना निकाल दिया. अब उनसे इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है. अब क्या इंतजार करेंगे? वो तो गठबंधन में बात करने नहीं आए. इंतजार तो बहुत दूर की बात है. आखिरी सवाल, कितनी सीटों पे कंटेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां पर हमारा घटक दल, जहां जहां हमारा छोटा अलायंस भी हर स्टेट में होगा, वहां भी लड़ेंगे. और साथ में पार्टी बिहार में कम से कम 5 सीटों पर, जो सिटिंग 5 है, वहां लड़ेगी. थैंक यू. बात करने के लिए कैमरामैन अरविंद रावत के साथ पंकज वानखेड़े, TV27 नई दिल्ली. बिहार में 40 सीटों को बंटवारे को लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का अहम बयान सामने आया. उनका कहना है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी ने छोटे भाई की भूमिका दी है, दबाव की राजनीति को समाप्त किया है. महागठबंधन की 1 और 2 दिन में सीट बंटवारे की जानकारी आ जाएगी. आंतरिक तौर पर गठबंधन में हर काम मजबूती से चल रहा है. देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए. 16-17 इसलिए किया गया है. मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा. महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी. पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर कल अंतिम फैसला हो गया है. जिसका नहीं हो पा रहा है वो बताएं. भाजपा और एनडीए पूरी तरह से तैयार है. 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल करेंगे. अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल हो गई. आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं. पशुपति पारस के साथ भी उन्होंने वही किया जो इससे पहले भी अन्य सहयोगियों के साथ किया है. पहले चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा, अब चिराग पासवान को अपने साथ ले गए, चाचा को सड़क पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, अब अंतिम दौर में है, जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी. बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं. पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है. श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया. कल ही जब
सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 MP के एक भी सीट, तो उसी से अंदाजा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पशुपति पारस जी क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा वो जाने। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। मैनिफेस्टो कमेटी ने पहले ही ड्राफ्ट CWC को मंजूरी के लिए भेज दिया था। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष खड़गे ने मौजूद नेताओं से कहा, कार्यकर्ताओं से मैनिफेस्टो में शामिल हर मुद्दे को देश के हर गांव और घर तक पहुंचाए। पार्टी हेडक्वार्टर में चल रही बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान से सचिन पायलट, प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय शामिल किए गए हैं। हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में FIR दर्ज हो गई है। मां लक्ष्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। IPC और IT एक्ट 2008 की धारा के तहत 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। MP MLA कोर्ट के आदेश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। मामले को लेकर अब MP MLA कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है, पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके बदले में अब रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की कोशिश जारी है। केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। यहां पर जन सैलाब प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क के जो लोग खड़े हैं वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ तमिलनाडु के सेलम जाएंगे और वहां भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मिशन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद है। उनके खिलाफ शराब नीति मामले में केस चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा, ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं जारी कर रही है? क्या ये एक राजनीतिक दल है? पीसी राजनीतिक दलों द्वारा दी जाती है। ईडी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पता चलता है कि ईडी महज राजनीतिकार बनकर रह गई है। आज ईडी बीजेपी और पीएम मोदी का टूल बनकर रह गई है। उनके इशारों पर ही काम कर रही है। The charge that the appellant Manish Sisodia is vicariously liable in terms of Section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है
ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद से कहा कि आप पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दायर कर चुके हैं, इसलिए पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए समेकित किया था। आज शाही ईदगाह मस्जिद उसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाही ईदगाह मस्जिद को कहा कि वो अपनी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को कंसोलिडेट किया था साथ में एक साथ सुनने के लिए। उस ऑर्डर के खिलाफ आज शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई थी। मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस ऑर्डर में क्या गलती है जिसके खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सारे मुकदमे एक ही मैटर को लेके हैं, कंसोलिडेटेड हैं, जिससे हर पार्टी को आराम रहता है कि एक दिन मुकदमे लगते हैं, एक टाइम पे लगते हैं और टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो जो लोग इस मामले में डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर मुकदमा अलग अलग दिन लगे, तो वो उस इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी इस जो ऑर्डर था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंसोलिडेशन का, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑलरेडी वहां पे रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है, तो पहले रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। कोटा में एक छात्रा के अपहरण की खबर की सूचना मिली। सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है छात्रा मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। पिछले सितंबर महीने में ही कोटा में कोचिंग के लिए आई थी। पुलिस फिलहाल इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस ने बताया कई अहम जानकारियां हाथ लगी है, जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बालिका के पिता का कहना है सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। इंस्टीट्यूट के पास एक कमरा किराए पर लिया था। यहां उनकी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात बेटी से आखिरी बार बात हुई, उस समय वो इंस्टीट्यूट में थी, टेस्ट देकर आई थी। इसके बाद सोमवार अपराह्न यानी कि दोपहर 3 बजे करीब उनके पास व्हाट्सएप पर बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए एक फोटो आया। इसमें फोटो भेजने वाले ने लिखा था अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 30 लाख रुपए दे। इस मैसेज के भेजने वाले कॉल कर सोमवार शाम तक 30 लाख रुपए देने के लिए कहा। अपहरणकर्ता ने एक बैंक अकाउंट नंबर भी भेजा था जिसमें पैसे जमा करने को कहा गया। इस बात की जानकारी पिता ने कोटा पुलिस को दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एक्शन में है। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया है, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुछ फोटोग्राफ्स भी आए हैं, किस तरह के फोटोग्राफ्स? वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है। बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्ची यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान एफआईआर दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बार फिर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। बताया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, एक बड़ा नक्सल ग्रुप लोकसभा चुनावों में वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़चिरौली में छिपा हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल C60 कमांडो और सीआरपीएफ कमांडो ने जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर तक नक्सली और पुलिस के बीच में एनकाउंटर चला। बाद में पुलिस ने मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी जब्त किए। बताया जा रहा है मारे गए चारों नक्सलियों के ऊपर 36 लाख रुपए का इनाम था। बारामती मुख्य चौराहे पर 4 से 5 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई की गई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुटी है। साथ ही साथ मारपीट में शामिल युवकों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवकों की पहचान की गई और अब उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों में आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में अंडाकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान Su-30 और हॉक लड़ाकू विमानों ने सफलतापूर्वक ओवरशूट किया, जबकि AN-32 और डोनियर परिवहन विमान राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उतरे। उसके बाद में इसी पट्टी से उड़ान भरी। ऑपरेशन के दौरान जटिल बहुआयामी गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और IAF जैसी नागरिक एजेंसियों के बीच उच्च स्तर के तालमेल और संपर्क को प्रदर्शित किया गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, पूरे देश में दल बदल की राजनीति हो रही है। उत्तराखंड में भी लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए, जिस पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। क्या लगता है ये चुनौती बन सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, चुनौती हमारे लिए तो नहीं बनेगी। चुनौती बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेगी, और उनको देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को आज वो लालच दे करके या उनको जो है भविष्य को जो है संरक्षित करते हुए दिखाने का काम कर रही है, तो जब ये स्थिति होगी कि एक विधानसभा से चार लोग जो है टिकट के दावेदार होंगे, तो फिर किसको देगी टिकट? तो एक ही को देगी ना भाजपा, सबको तो नहीं दिया जा सकता है। अब मैं पुरोला का उदाहरण लेना चाहता हूँ। वहाँ सिटिंग MLA है, पूर्व विधायक 3 है, सब भाजपा में। तो जब 2027 का चुनाव होगा तो भाई टिकट तो एक ही को दिया जाएगा ना। उस परिस्थिति में भाजपा क्या करेगी? टिहरी से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उन्होंने नई टिहरी, चंबा, बोराडी सहित कई जगह जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महारानी की उनका जगह जगह स्वागत किया। उनके साथ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब एक काम करो। खबर लक्सर से है, जहां पर एक मां ने अपने ही 14 साल के बेटे का अपहरण किया। पति से अलग रह रही महिला ने परिचित के साथ मिलकर बेटे का अपहरण किया और जब बच्चा चिल्लाते हुए भागा तो उस पर फायरिंग भी की। हालांकि बच्चे को गोली नहीं लगी। बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। तकरीबन 4 से 5 साल पहले 5 साल हो गए, तो अब पत्नी ने जो है एक आदमी के साथ, जो शायद बताया गया कि मेरठ का है, उसके साथ मिलकर एक साजिश रची मेरे लड़के को किडनैप करने की, और लड़का पूरी तरह से अगवा कर लिया तमंचे की नोक पर। तो वहाँ से राहगीर आ रहे थे, राहगीर आने लोगों को देखकर वो लोग भागे। लड़के के साथ में काफ़ी मारपीट की गई और उसे जान से मारने के प्रयास से जो है तमंचा वहाँ पर उसके गर्दन पर ताना गया और मैंने लक्सर कोतवाली को तहरीर दी है। पुलिस ने सभी संबंधित धाराओं में अब मुकदमा दर्ज कर लिया और जो पुलिस जो इसमें जाँच कर रही है, CCTV फुटेज खंगाल लिए। हाल फिलहाल जो है अज्ञात व्यक्ति और मेरी पत्नी जिन्होंने मेरे पुत्र को। खबर झांसी के थाना रक्षा पुलिस फोर्स और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से अवैध शराब निर्माण और बिक्री की रोकथाम में कार्रवाई को अंजाम दिया। रक्षा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम दातार नगर परिवई में अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर मौके से अलग अलग जगह पर कार्रवाई के दौरान लगभग 1600 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बाबा का बुलडोजर देखकर शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसको कैसे करोगे? लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुल्ही गांव में भीषण हादसा हुआ। यहां पर सरसों की फसल में मड़ाई करने जा रहे एक ट्रैक्टर में जुड़ी थ्रेसर मशीन पलट गई। हादसे में 12 साल के एक युवक की थ्रेसर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। देश में होली और रमजान के साथ चुनाव को लेकर यूपी की रायबरेली पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने नसीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ
पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने की बात कही। साथ ही होली और रमजान शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। कोई दिक्कत होने पर तुरंत पुलिस को अलर्ट करने के लिए कहा। पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रायबरेली प्रशासन एक्टिव मोड पर है। अगर बात की जाए सलोन की, तो सलोन की क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं कि ताकि लोगों को त्यौहार के साथ साथ वोटिंग के समय भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरह से देखा जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो दूसरी तरफ रमज़ान मुस्लिमों का बड़ा त्यौहार है, तो दूसरी तरफ होली जो हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है। त्यौहार के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या जिम्मेदारी, किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव हमारे जनपद में 5वें चरण पे है और इसके साथ में रमज़ान, होली और आने वाले समय में नवरात्रि और रामनवमी का त्यौहार भी रहेगा। उसको लेकर हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारे साथ एसएसबी है जिनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो रूटीन में हमारी पैदल गश्त होती वो हो रही है। जगह जगह पर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा रही है। धर्मगुरुओं से संवाद किया जा रहा है। जो रूट है त्यौहार के जुलूस के, उनका भ्रमण किया जा रहा है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव भी संपन्न कराएंगे और त्यौहार भी सकुशल संपन्न कराएंगे। चलिए, ये थी हमारे साथ सलोन क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह, जिन्होंने कहा कि वो संपूर्ण रूप से चाहे त्यौहार हो या चुनाव हो शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। कैमरा पर्सन छोटू के साथ सिराज अहमद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।